नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। कांग्रेस में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। गैर गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का युग शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत लगभग तय थी, किंतु निश्चित रूप से अगर चुनाव का विश्लेषण कीजिए तो शशि थरूर ने भी एक चुनौती दी है और उन्होंने बताया है कि 1000 से अधिक नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का जो उन्हें संबल मिला वो अपने आप में अद्वितीय है। अगर हम यूं भी देखें तो अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, ये छठा चुनाव है। इसके पहले 5 चुनाव हुए। 5 चुनाव में देखा जाए तो जो गांधी परिवार का जो प्रत्याशी रहा है, मसलन अगर आप देखें तो ब्रह्मानंद रेड्डी, फिर आप और आगे बढ़िए तो सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, सब लोग रहे। तो उनमें जो विरोधी प्रत्याशी लड़ा, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी को वोट मिले तो शरद पवार को 882 वोट 1997 में सीताराम केसरी के खिलाफ मिले। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ा है शशि थरूर ने और उनको 1072 वोट मिले हैं। और ये कहा जा रहा था, विश्लेषक कह रहे थे कि अगर 1000 से अधिक वोट मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी हार को हार नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनकी एक मजबूत पैठ मानी जाएगी। क्या वास्तव में ये मजबूत पैठ है? क्या वास्तव में जो नए अध्यक्ष हैं वो नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे? क्या कांग्रेस में बदलाव आएगा या कांग्रेस जस की तस रहेगी? क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन काम करेंगे? हालांकि उनका पहला बयान तो यही आया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मुझसे जिस भूमिका के लिए कहेंगे उसका मैं निर्वाह करूंगा। एक शब्द और कह दिया। लोगों ने पूछा कि आप अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को देंगे? बोले बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। तो क्या वास्तव में कांग्रेस ने करवट बदली है और क्या कांग्रेस अब उन तमाम झंझावातों से दूर होकर के जो सत्ता से कोसों दूर चली गई है उस दिशा में अब कदम बढ़ाएगी? क्या खड़गे जिस वोट बैंक के आधिपत्य वाले माने जाते हैं, खासतौर से दलित, क्या उसको कांग्रेस से जोड़ पाएंगे? ये तमाम सवाल, और इन तमाम सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित का मैंने इसलिए भी चयन किया कि डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित कांग्रेस की रीत नीति, विचार, उसकी कार्यशैली से भली भांति परिचित है और वो जानते हैं कि बीजेपी और जो कांग्रेस है उसमें क्या हो रहा है और अब जो है नया जो युग आ गया है खड़गे का, उसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले शैलेंद्र जी, हमको ये कहिए कि आज आप सोच रहे होंगे कि हाँ, वास्तव में अब तो कांग्रेस में लोकतंत्र आ गया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने में थोड़ा सा संकोच लगेगा कि कांग्रेस में परिवारवाद है, परिवारवाद है, परिवारवाद है, तानाशाही है, एक परिवार का आधिपत्य है। अब तो इससे तो मुक्ति मिल गई, ये तो आप सोच ही रहे होंगे। भाई वर्मा जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस जनों को और उनके नए अध्यक्ष को हमारी तरफ से बधाई है कि उनका नया अध्यक्ष आज निर्वाचित हुआ है। और ये जो घटना घटी है या जो भी जिसकी वजह से ये सीख कांग्रेस ने ली है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद के खिलाफ नारा था
की राजनीति और सत्ता को परिवारवाद तक सीमित नहीं करना चाहिए। इसको जनता और कार्यकर्ता के हर एक के बीच में लेकर के जाना चाहिए और सभी को अवसर देना चाहिए कि वो संगठन में काम करे, जनादेश के लिए सड़कों पर, मैदान पर उतरे। और जब कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस आवाज़ को, इस निर्णय को, मोदी जी के इस निर्णय को देश की जनता ने स्वीकार किया और उससे सहमति भी दी है, तो उन्हें लगा कि शायद हम इस कारण से बहुत पीछे जा रहे हैं कि हम एक परिवार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने ये प्रयास किया है और उस प्रयास पर हालांकि बहुत सी उंगलियां उठी हैं। हम लोग कहें तो कहते ही रहे, उनके ही दल के लोगों ने इस पर चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि ये चुनाव तो एक दिखावा था और जो भी कुछ था सब 10 जनपद से संचालित हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को नीचा दिखाने के लिए परिवारवाद का नारा नहीं दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में और एक आम कार्यकर्ता को अवसर देने के लिए, अधिकार देने के लिए और उसकी सहभागिता तय करने के लिए ये रास्ता अपना रही थी। और सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप को देखा जाए तो उसमें संगठन में और सरकार में इस बात को स्वीकारा गया है। तो क्या आप कांग्रेस के इस फैसले का, कांग्रेस के इस नए कदम का आप स्वागत करते हैं? नहीं, देखिए, मेरे स्वागत करने या न करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ। लेकिन मैं एक प्रश्न जरूर खड़ा करना चाहता हूं जी कि अगर 24 वर्ष बाद अगर उनके मन में ऐसी कोई बात थी तो उनको जो है गांधी परिवार से या 10 जनपद के नियंत्रण से मुक्त करके ये चुनाव कराना चाहिए था। आपने भी देखा, हमने भी घटनाक्रम को देखा है। कांग्रेस में बहुत दिनों तक मैंने काम भी किया है कि रात में एक दिन पहले आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रेस के सामने अध्यक्ष होने के बाद हमें क्या करना है, नेता कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, हमारी क्या कार्यशैली होगी, और वो सेट ले आए, तैयारी हो गई, उनके कार्यकर्ता जुट गए, उनके प्रस्तावक जुट गए और रात में 12 बजे तक आपके यहाँ कुछ चैनल ये अंदेशा व्यक्त करते रहे कि कल कोई सवेरे नया नाम आ सकता है। और जब सवेरे हम लोग जगे तो पता चला कि खड़गे साहब का नाम आ गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब ये चुनाव निष्पक्ष होना था और सभी लोग लड़ने के लिए स्वतंत्र थे, तो 12 घंटे के अंदर ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ कि खड़गे जी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए, जो चुनाव लड़ करके जिन्होंने अपनी रूपरेखा मीडिया तक को बता दिया था दिग्विजय सिंह जी ने, वो अचानक जो है अपने नामांकन पत्रों को घर पर बैठकर चुपचाप बैठ गए कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो मेरा सीधा सीधा ये कथन है कि इस चुनाव पर भी गांधी परिवार का नाम चाहे जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, लेकिन उनकी छत्र छाया इस पर रही है। और मुझको लगता, मैंने लिखा भी था कि इससे एहसास होता है, इससे महसूस होता है कि कांग्रेस का हाथ अभी भी गांधी परिवार का हाथ ही है। एक भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में पैदा की गई है कि हम परिवारवाद नहीं चाहते, लेकिन ऐसा कुछ व्यवहारिक रूप से दिखा नहीं। तो सर ये अगर मान लीजिए, ये मान के चले कि कांग्रेस पर अभी भी गांधी परिवार का हाथ है, आपकी बात हम मान लेते हैं, ये खुला चुनाव हुआ था तो आप शशि थरूर को जिता देते, क्यों नहीं जिताया? तो कहीं ना कहीं तो ये माना ही जाएगा कि किसी की फॉलोइंग है, किसी का जुड़ाव है, किसी को लोग मानते हैं। तो या फिर आप इसके इतर भी कुछ सोचते हैं क्या? क्यों नहीं शशि थरूर को आए और चुनाव जीत जाते? देखिए, सारे प्रत्याशी वापस हुए। 3 प्रत्याशियों के नामांकन बचे हुए थे, एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ, के.एन. त्रिपाठी जी का। शशि थरूर जी जो है चुनाव में रहे और वो लड़ने के लिए मन उन्होंने बनाया भी। लेकिन एक हमारे बहुत से कांग्रेस के साथियों से मैंने बात की तो एक स्पष्ट दिशा निर्देश था, जहां से भी था नीचे तक था, ये कि जो है खड़गे जी को वोट दिया जाए। और खड़गे जी की जीत पर कोई संशय था ही नहीं, वोट गिने गए आज हों, नामांकन के साथ ही उनकी जीत तय हो गई थी। और मेरा प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि जो G23 की लीडरशिप है वो भी इससे सहमत नहीं हुई पूरी। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि इतने वोटों में 1000 से अधिक पीसीसी मतदाताओं का वोट देना थरूर जी को अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। एक प्रत्याशी जिसे हाईकमान का प्रत्याशी माना जा रहा था, जिसे 10 जनपद का प्रत्याशी माना जा रहा था, जिसके लिए स्पष्ट रूप से नेताओं में
बयानबाजी थी और संकेत था कार्यकर्ताओं को कि इनको वोट करना है। इसके बाद भी अगर 1000 वोट थरूर जी को मिल जाता है तो एक प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस में कि बहुत सा वर्कर, बहुत से लोग, पीसीसी के लोग जो 1000 से ज्यादा संख्या में थे, वो इतने स्पष्ट संकेत के बाद भी सहमत नहीं थे और वो चाहते थे कि एक मुक्त अध्यक्ष हो, जो बिल पर, जिस पर कोई छाया और दबाव ना हो, स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो G23 की नेतागण थे उनमें अधिकांश का भी यही मत था। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट चुनाव नहीं हो पाया और आज जैसा कि चुनाव परिणाम के बाद थरूर जी ने आरोप भी लगाए हैं कि गलत हुआ, उत्तर प्रदेश से जो बक्से गए उनके साथ हेरा फेरी की गई। उन्होंने बीच चुनाव में जब वो उनका संचालन हो रहा था, चुनाव का प्रचार वो कर रहे थे, तो भी वो आते थे कि हमारे स्वागत के लिए लोग नहीं आते, उनको मना किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, पीसीसी सदस्यों को रोका जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 24 वर्ष बाद कांग्रेस ने चुनाव कराने का प्रयत्न किया तो जरूर है, लेकिन वो गांधी परिवार के हस्तक्षेप और उनकी छत्र छाया से मुक्त नहीं हो पाया। लेकिन मतदान तो गुप्त हुआ ना, उसमें कौन सी ये था कि किसी को कार्यकर्ता को या तो मतदान गुप्त हुआ, लेकिन वर्मा जी कार्यकर्ताओं को तो कहा गया ना कि मान लीजिए ये दिशा निर्देश है। मेरे बहुत से साथी, मैंने उनसे बात की, मैं कोई उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, तो उनका कहना था कि दिशा निर्देश है और मुझे ये वोट करना है और खड़गे जी के पक्ष में करना वो तो मुझे ये लगता है, मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने तो सुना नहीं उनका दिशा निर्देश या मैं उसको दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि और फेयर चुनाव होता है, कि और लोग भागीदारी करते और पूर्ण रूप से गांधी परिवार के प्रभाव से मुक्त चुनाव होता और स्वतंत्र चुनाव होता, आजादी के साथ चुनाव होता, तो ज्यादा अच्छा चुनाव होता। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी बात यह है कि अभी आप 23 की बात कर रहे थे, उनमें भी तो एकजुटता नहीं दिखाई दी। अगर वो चाहते तो शशि थरूर को कायदे से चुनाव लड़वा देते, लेकिन वहां पर भी क्या आप देख रहे हैं शशि थरूर के भी मामले में कि वहां पर भी जो है मनीष तिवारी जैसे लोग जो 23 में थे वो खुल करके जो है साथ दे रहे हैं खड़गे का, तो वहां पर भी तो एकजुटता नहीं। इसके माने एक तरीके देखा जाए तो 23 जो ग्रुप था वो भी फ्लॉप हो गया इस नहीं। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो प्रत्याशिता थी थरूर साहब की वो उन्हें उपयुक्त न लगी हो। कुछ और लोग भी प्रत्याशी होना चाहते थे, लेकिन शायद वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि रातों रात हाईकमान की इच्छा बनी कि अब चुनाव ये लड़ेंगे, और जो दूर दूर तक जिसका नाम नहीं था उसको ला करके सुबेरे लड़ाया गया चुनाव। जिनका नाम तय था, जो 12 सेट खरीद के लाए थे, जो प्रेस के सामने खड़े होकर बयान कर रहे थे, जो एक जश्न के रूप में रात में दिखे हमें, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वो सुबेरे घर में चुपचाप बैठे दिखे, वो खड़गे जी के समर्थन में दिखे। तो मुझे लगता है कि ये इतना संभव नहीं है कि दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति खड़गे जी की प्रत्याशिता के आगे इतना झुक करके बैठ जाए। मैं उनके स्वभाव को भी जानता हूं, तो निश्चित तौर पर हाईकमान का दिशा निर्देश था और उन्हीं के चयन पर खड़गे जी का चयन हुआ और रातों रात प्रत्याशी जो बहुत पॉलिटिकल जानकार लोग थे देश के, उन्होंने रात में अंदेशा व्यक्त किया था कि नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह पर पूरा भरोसा जमेगा हाईकमान का, कल तक कुछ हो सकता है, सुबह तक कुछ आ सकता है। बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े लोग जो राजनीतिक विश्लेषक थे दिल्ली में बैठ करके ये कर रहे थे, आशंका लग रही थी और उनकी आशंका सच साबित हुई। और मुझे लगा कि अगर ऐसा हुआ है तो थोड़ा इससे बचना चाहिए था कांग्रेस को। अगर उनके अंदर मन उन्होंने बनाया था तो फिर उसको ईमानदारी के साथ निभाना भी चाहिए था, वो हो नहीं सका। बस खाली ये कि आप निभाना चाहिए था, लेकिन जो वोट की स्थिति, अगर वोट लोग दे देते तो काम बन जाता, लेकिन वोट भी नहीं दिया। 23 ग्रुप भी अपना एकजुटता नहीं दिखा पाया और बहरहाल अब जो है खड़गे का युग शुरू हो गया। मेरा एक सवाल आपसे और है कि ये खड़गे के अध्यक्ष बनने से, जैसा भी आपने कहा कि जो परिवारवाद का आरोप लग रहा था, वो परिवारवाद का जो आरोप था तो वो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा और कांग्रेस ने माना और उसको रिफ्यूज कर दिया। अब माने कि अब परिवारवाद का उस तरीके का मुद्दा नहीं रहा कांग्रेस के संदर्भ में खास तौर से। लेकिन अगर हम आपसे दूसरा सवाल आपसे पूछें कि ये तो मुद्दा नहीं रहा, लेकिन इसका इफेक्ट बीजेपी पर क्या पड़ने जा रहा है खड़गे के अध्यक्ष बनने का? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं भी किसी भी स्तर से प्रभावित होने नहीं जा रही है जी।
और आप ये देखिएगा स्पष्ट तौर पर कि खड़गे साहब आज अध्यक्ष बन जरूर गए हैं, लेकिन क्या उनको कार्य करने की आजादी मिलेगी? मुझको ऐसा नहीं लगता। और आने वाले समय पर देश की जनता के सामने और कांग्रेस के सामने हम ये सवाल जरूर खड़े करेंगे। और इसका अतीत का अनुभव है कि किस तरीके से यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को जो लोग प्रभावित करते थे और कहां से प्रभावित करते थे वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी उनको स्वतंत्र रूप से कांग्रेस को चलाने की, गठन करने की या निर्णय लेने की आजादी होगी। मुझे इस पर कुछ शंका है। अच्छा, अगर ये स्वतंत्रता उनको दे दी जाए तब तो बीजेपी इफेक्ट करेगी क्या? नहीं, कहां से? बीजेपी पर इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आपकी स्थिति अच्छी है और जो खड़गे वही कर्नाटक के हैं, 8 बार के वहाँ विधायक हैं, दलित क्षेत्र से आते हैं, कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक और दक्षिण राज्यों में? देखिए उत्तर भारत में कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने समाप्त प्राय हो गई। जिस कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश को लीड कर रही थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही थी, उन्हें 2.3% यहाँ से वोट मिला जो जनादेश आया। उसके बाद वो यहाँ से गई और मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब के आने से उत्तर भारत की स्थितियों में कोई परिवर्तन कर पाएंगे। कांग्रेस को ये लगता है कि जहां पर हम शून्य की स्थिति में हैं वहां तो है, और जहां पर हमारा कुछ वर्चस्व बचा हुआ था वहां भी खत्म हो रहा है, वहां भी हम शून्य की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर 14-14 दिन की कर्नाटक की यात्रा में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश में तो 1-1.5 दिन शायद रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क उनको बचाने में आएगा, क्योंकि जो एक चमत्कारिक नेतृत्व होता है जो लीडरशिप में, और जो उनका अध्यक्ष चुना गया है वो उसको पूरा कर पाएंगे, इस पर मुझे थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शुक्ल जी। मदन मोहन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे आने के पहले डॉक्टर शैलेंद्र जी से मेरी बातचीत हो रही थी। शैलेंद्र जी ने 3 पॉइंट बताए। एक तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का जिस तरीके से मुद्दा उठाया उससे कांग्रेस डर गई और डरने के बाद उसने जो है चुनाव करा दिया, और चुनाव एक तरीके से दिखावा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब दिखावा क्यों किया गया, और क्या वास्तव में कांग्रेस इतना डर गई? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठाया गया और अभी हाल में जिस तरीके से परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए मोदी ने, तो कांग्रेस से डर करके और एक खाना पूरी कर दी, एक दिखावा कर दिया। और यही कारण है कि कभी दिग्विजय का नाम आया, फिर अशोक गहलोत का आया, उनको हटाया और एकदम रातों रात खड़गे को ला करके प्रस्तुत कर दिया गया। मदन मोहन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी पार्टी जिसने देश को आजाद करा, आजादी की पार्टी, आजादी दिलाने वाली। कांग्रेस पार्टी हमेशा डेमोक्रेटिक रही है, जनता में विश्वास करती रही। हमेशा इसमें समय समय पर जब भी कोई चुनाव लड़ना चाहे, चुनाव हुआ है। मेरे सामने 3 बार चुनाव हुआ है। एक बार जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, एक बार सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और वो राजेश पायलट चुनाव लड़े थे। ये मेरे सामने, जिन पे मैं मतदाता रहा हूँ। इसके पहले पट्टा सीतारामैया चुनाव हुआ था। चुनाव कई बार इसमें हुए। जी जी। ये तो कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें चुनाव हमेशा होते हैं, डिक्लेयर होता है, समय घोषित होता है, नामांकन तिथि घोषित होती है, विड्रॉल डेट घोषित होती है। जब राहुल गांधी हुई तब भी घोषित हुआ था इस तारीख तक नामांकन होगा, इस तारीख तक विड्रॉल होगा। और नामांकन राहुल गांधी करने के बाद किसी का नामांकन नहीं आया, इसलिए निर्विरोध हो गए थे। यहाँ भी नामांकन ना आता, निर्विरोध हो जाते। नामांकन हुआ तो पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ। अगर आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में गए होते तो आप देखते कि केवल
डेलीगेट ही पीसीसी में जा सकता था। 6 बूथ अलग अलग बने थे, कहाँ था, सबके लिस्ट से वेरीफाई हो रहा था, नाम से लेके आपका आधार कार्ड तक वेरीफाई करके तब आप वोट डालने जा रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनतंत्र विश्वास करती है, जनतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने एक चुनाव हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी को तो कहने कोई अधिकार ही नहीं, इसमें तो कभी कोई चुनाव ना हुए नहीं। आज तक आरएसएस में कोई चुनाव हुआ बता दीजिए, नॉमिनेट होते रहे, उन्होंने तो तिरंगा कभी नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कोई चुनाव नहीं हुआ। अभी नड्डा साहब हो गए, किसी को मालूम ही नहीं हुआ कब हुए, दोबारा उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। कभी कोई प्रक्रिया चुनाव की हुई ही नहीं। ये एक अलोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र का दिखावा करती है, जिसका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ना इसका संविधान में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है, और न ही किसी जो जनतांत्रिक मूल्य हैं उसमें किसी पे विश्वास है। संवैधानिक संस्थाओं का जितना दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद अब तक कभी नहीं हुआ होगा। गुजरात में अगर मोदी जी की मीटिंग लगी हुई है तो चुनाव की डेट नहीं घोषित हुई। जब उनकी प्रधानमंत्री के रूप में मीटिंगें खत्म हो जाएंगी 4 बजे, तो पता लगा 5 बजे घोषित हो जाएगा, जबकि दोनों चुनाव साथ साथ हुए, साथ साथ घोषित करना चाहिए था। लेकिन चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, आज तक तो मैं नहीं देखा ईडी कभी इतने छापे पड़े हों। यही माननीय प्रधानमंत्री कह रहे नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो जाएगा, और वही कह रहे हैं कि इतना काला धन पकड़ा गया। तुम्हारी बात में समझ में आता कि आप ही कह रहे हो काला धन इतना मिल रहा है और काला धन समाप्त भी हो गया था। आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, रोज पता लगा कहीं कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कहीं कश्मीरी सेना के लोग मारे जा रहे हैं, कहीं देश में आतंकवाद निरंतर बढ़ रहा है। मदन मोहन जी, एक बात तो हो गई कि अब आप की पार्टी जो है परिवारवाद से मुक्त हो गई, अब तो कम से कम कोई आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगाएगा। देखिए, ये जो आरोप लगाते हैं ना, हाँ, सेना में कोई शहीद होता है तो उसका बेटा फिर जाता है सेना में, और वहां वही सौर चक्र लेता है जो उसका बेटा जो शहीद होता है उसका बेटा सौर चक्र लेके आता है, क्योंकि लगता है कि उसके रगों में किसका खून है, उसके जज्बात जो होते हैं। तो जिसमें क्षमता है, जिसमें गुण है, वो आगे बढ़ेगा। अगर ये कोई दोस्त हो कि कोई हमारा लड़का है तो उसमें राजनीतिक क्षमता है तो नहीं राजनीति में आ सकता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अब अगर उसको थोपा जाए, जैसे अमित शाह का लड़का क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं जानता लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी है। अभी नोटबंदी में गुजरात में जिसके सचिव थे ये माननीय अमित शाह जी, वहां नोटबंदी के पहले सरकारी आंकड़ा है 1000 कुछ करोड़ रुपए नोट बदले गए वहां उसी कोऑपरेटिव बैंक में। ये जो कौन जांच कराएगा? वही जो जांच करने वाले, वही गलती करने वाले। किसने मना किया था और कौन सी आपत्ति थी कि राफेल में कहा जा रहा था कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करा लीजिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सब होते हैं, सरकार की बनाई हुई है, क्यों नहीं बनकर करा रहे थे? अगर कोई दूध में काला नहीं था, दाल में काला नहीं था, क्यों नहीं जांच करा रहे थे? एक बात मदन मोहन जी बताइए, अभी आपने कहा कि 2 इलेक्शन की बात आपकी, 2 सवाल हम आपसे संक्षेप में और पूछेंगे, फिर हम सैनी जी से बात करेंगे। एक, आपने कहा कि हमारे यहाँ चुनाव होते रहे और 1997 के चुनाव का आपने जिक्र किया, जिसमें सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार थे और राजेश पायलट थे। ये अगर देखा जाए एक आंकड़े अब तक के, जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ते हैं सोनिया गांधी खिलाफ तो 94 वोट मिलते हैं। अगर आप देखें अब तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सबसे ज्यादा अगर वोट मिला था तो शरद पवार को 882 वोट मिले थे, लेकिन अब शशि थरूर को 1072 वोट मिल गया। नंबर 1, मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जैसा वो आरोप भी लगा रहे हैं शशि थरूर, और आज भी उन्होंने सलमान सोच के माध्यम से लगाया कि बंगाल में पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में जम करके धांधली हुई। उन्होंने भी लगाया कि हमारे कार्यक्रमों को नहीं चलने दिया गया। पीसीसी के लोग उनका कहीं कुछ नहीं, जब खड़गे जाते थे तो आवभगत खूब की जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में भी 1072 वोट मिलना, जिसको वो कहते हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है, क्या वास्तव में कांग्रेस में अब गांधी परिवार का जो ग्राफ है वो गिर रहा है और विरोधियों का ग्राफ बढ़ रहा है? नहीं, तो विरोधी खुद ही परेशान हैं जी, कि जैसे सीतारामन ने कहा ना कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। वैसे
उनकी भले साख न गिर रही हो, लेकिन कांग्रेस की और राहुल गांधी की पदयात्रा से और जनता में आपकी महंगाई से, बेरोजगारी से अपने आप ग्राफ बढ़ रहा है। आप ही ना मानिए हमारी गिर रही, लेकिन विपक्ष का ग्राफ तो बढ़ते जा रहा है, कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ते जा रहा है। इसी से तो बौखलाहट है। रोज एक मैं कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ जो ग्राफ है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि 1072 वोट मिलना शशि थरूर को, चूंकि वो दक्षिण राज्य से आते हैं, वहीं से उनको जितना लाभ मिला बहुत ज्यादा, अगर वो उनको खुल करके मौका दे दिया जाता तो शायद ये ग्राफ और बढ़। मेरा कहने की क्या गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ग्राफ बढ़ रहा? शशि थरूर जी भी गांधी परिवार के प्रत्याशी थे जी। शशि थरूर जी भी अपने जो वोट मांगते थे, अपने भाषण में कहते थे कि हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, हम लोग ताकत से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमको वोट दीजिए। हमारा और उनका खटके का मेरा कोई मतभेद नहीं है। ये उन्होंने एक बार नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिला, हमारे पास कम से कम उनके 20 टेलीफोन शशि थरूर के आए होंगे, हमारे पास है, रिकॉर्ड देख लीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए तो बाकायदा उनका भी स्वागत हुआ, जो होल्डिंग लगी थी उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका की तस्वीर थी कि शशि थरूर सांसद जी का उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वागत है। जो लोग, जितने लोग खटगे के उसमें थे, 10-20 कम ज्यादा हो सकते थे, न खटगे में कोई सूचना दी गई, इनको कोई सूचना दी गई, जैसे उन्होंने अपना अखबार में सूचना दिया, उसके माध्यम सूचना दिया, तो वैसे उनकी सूचना थी, उतने लोग उस हाल में थे। अगर आपके वहाँ का मीडिया के लोग हों, पता कर लिए उतने लोग थे। ये बात तो केवल कमी निकालने के लिए, क्योंकि वो चुनाव तो हमारी कमी निकालने, अगर हमारा नकल करते कि चुनाव कराते, बीजेपी में घोषित कर देते कि हम भी चुनाव कराएंगे, तब तो समझ में आता कि गडकरी कहाँ खड़े हुए हैं और मोदी कहाँ खड़े हुए हैं। तब तो समझ में आता कि यशवंत सिन्हा कहाँ खड़े हुए, वो कहाँ खड़े हुए हैं। तब समझ में आता कि उनके यहाँ जो सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी आर्थिक नीति पर रोज सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी चर्चा नहीं होती। उन्होंने कितनी बार कहा कि यात्रा जी। एक सवाल और जी, क्या कांग्रेस में, बस आखिरी सवाल आपसे और है, क्योंकि अब आपसे आगे चर्चा करेंगे, कांग्रेस में क्या अब वो कद काठी नहीं रह गई है कि जब 1939 में चुनाव होता है तो महात्मा गांधी का प्रत्याशी सीतारमैया चुनाव हार जाता है सुभाष चंद्र बोस से, और उसके बाद 1950 में जब चुनाव होता है तो पंडित नेहरू का प्रत्याशी आचार्य कृपलानी हार जाता है, सरदार पटेल का प्रत्याशी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जीत जाता है। मतलब आप देखिए इन हस्तियों के खिलाफ भी लोग चुनाव दिए। क्या आज कोई वो विचारधारा का दृढ़ता, शुचिता, पारदर्शिता नहीं है जिसके कारण बस गांधी परिवार की जय जयकार हो रही है, और वो जो महात्मा गांधी के खिलाफ जीत हो गई, नेहरू के खिलाफ जीत हो गई, वो वाली कांग्रेस अब नहीं है ना? नहीं, आपने अपने सवाल में ही उत्तर भी दे दिया जी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुत निष्पक्ष और बड़े स्तर पर चुनाव कराती रही। चाहे महात्मा गांधी का प्रत्याशी भी चुनाव हार सकता था, हारा उन्होंने, और हारने के बाद महात्मा गांधी ने स्वीकार किया, कहा कि ये पट्टा सिद्धरामैया की हार नहीं, मेरी हार नहीं, क्योंकि वो खुद लड़ा रहा था। सुभाष चंद्र बोस अपना इस्तीफा लेके गए कि मैं आपको नहीं हराना चाहता हूँ, सीता पट्टा में तो मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ। नहीं, मैंने बोला नहीं, मैं आपको नहीं हरा सकता हूँ, ना आपको हराना चाहता हूँ। ये वास्तव में कांग्रेस से विपक्ष को सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ चुनाव हुआ, मतभेद हुआ, लेकिन सब लोग साथ में रहे। आज जो लड़ाई है आइडियोलॉजी की, आइडियोलॉजी की लड़ाई ये है कि हम, हिंदुस्तान सबका है, केवल एक वर्ग का, एक जाति का नहीं है, एक धर्म का नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब रहते हैं। आप जो इस देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटना चाहते हो और सत्ता के लिए अंग्रेजों वाली नीति अपना कर रहे हो। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, हिंदू महासभा बनाई थी उसने, और मुस्लिम लीग बनाई थी कि हम आपस में लड़ाते रहे और राज करते रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ सब जुड़े और वो उनका खेल खत्म हो गया। चलिए अब शरण जी, ये अभी मदन मोहन जी ने बड़ी बात कह दी कि हम जनतांत्रिक हैं, और कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि महात्मा गांधी के भी प्रत्याशी को, पंडित नेहरू के भी प्रत्याशी के खिलाफ हम लोगों ने किया, ये जनतांत्रिक है। कहना आपके तो चुनाव भी नहीं होता है, आपके तो देखिए जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया गया 1 साल का। हमारे यहाँ पारदर्शिता
ज्यादा है इनसे। अच्छा। और हमारे यहाँ परिवारवाद का कोई स्थान नहीं जी। है। और जब से मोदी जी और आए तब से तो परिवारवाद के खिलाफ जो एक तस्वीर प्रस्तुत की गई हिंदुस्तान में, उससे कांग्रेस डरी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस के पास परिवारवाद के अलावा कुछ था नहीं, इनके पास लीडरशिप ही नहीं थी। जब इन्होंने देखा कि जनता नकार रही, एक के बाद एक कम से कम 10-15 चुनाव हुए, सब जगह पर कांग्रेस को नकारा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। और जैसा कि आदरणीय मदन मोहन जी कह रहे हैं, बात सही है कि कांग्रेस अपने अतीत से नहीं सीख पाई कि अगर चुनाव हो रहा तो निष्पक्ष होने दो। अगर महात्मा गांधी का प्रत्याशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रत्याशी, सुभाष चंद्र बोस जी और ये लोग निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ सकते थे, तो कांग्रेस को उस अतीत से सीखना चाहिए था। कांग्रेस का प्रत्याशी 10 जनपद से तय हो रहा था। कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, इस्तीफे की तैयारी की गई। इसमें डिक्लेयर भी नहीं था। नहीं, सुनिए, महात्मा गांधी का प्रत्याशी तो डिक्लेयर था। नहीं, सुनिए, नेहरू का प्रत्याशी तो डिक्लेयर था। जी पहले बुला लिए गए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, फिर उनके यहाँ कुछ घटनाक्रम हुआ तो फिर दिग्विजय सिंह जी तैयार हो गए। फिर दिग्विजय सिंह पर भरोसा ये जताया गया कि इन पर सब लोग भरोसा नहीं कर सकते, तो रातों रात ये आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है गांधी परिवार से मुक्त नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस में एक चीज और भी है कि नेतृत्व का अभाव है, नेतृत्व शून्यता है। अगर न होती तो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी कि 4-6 नेता बनाए गए प्रांतीय और एक बनाए गए प्रांतीय अध्यक्ष, उसमें से 4 लोग बसपा से आए हुए नेता, जिनको कांग्रेस की न तो नीतियों के बारे में अनुभव है, न संगठन में काम करने के बारे में अनुभव है, उनको ला करके बैठा दिया गया, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का नेतृत्व दे दिया गया। और मुझे ये भी लगता है कि जब आपके पास नेतृत्व शून्यता है तो आपको वो आजादी देनी चाहिए थी। और यूपीए की सरकार में कितनी आजादी थी, क्या आपको वो घटना नहीं मालूम कि लोकसभा में किस तरीके से सरकार के बिल को कांग्रेस के बड़े नेता ने फाड़ करके फेंक दिया और प्रधानमंत्री देखते रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है इस छत्र छाया से मुक्त हो पाई। एक लीडरशिप का अभाव है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को क्षति पहुंचाने के लिए चुनाव ये नहीं कराने का प्रयत्न कर रही थी, वो अपनी छवि सुधारने के लिए चुनाव कराने का प्रयत्न कर रही थी। और एक बड़ी बात और जो देखने में आ रही है, आज भी मैं दिन भर कांग्रेस के नेताओं का बयान सुन रहा था टीवी पे, किस तरीके से थरूर जी पर आक्रमण किए जा रहे थे। तो वो फिर अतीत दोहरा, जिस तरह से बाबा साहब जितेंद्र प्रसाद जी के साथ हुआ था और जिस तरीके से और नेताओं के साथ हुआ था जो कांग्रेस के हाईकमान की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, फिर थरूर को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा कांग्रेस में। उनको एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, उनका चुनाव लड़ना एक अनुशासनहीनता की दृष्टि से देखा जा रहा। और इसीलिए कोई कांग्रेस का वर्कर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि उनके साथ खड़ा हो जाए। देखिए, जनता के चुनाव में और कांग्रेस या किसी पार्टी के वर्कर के बीच के चुनाव में अंतर होता है। जो आज पीसीसी है उसको कल अपना भविष्य सता रहा है कि अगर हम हाईकमान की नजर से दूर हट करके हमने वोट किया, खड़े हो गए उनके साथ, तो कल हमारा भविष्य खराब हो सकता है। तो इसलिए लोग भयभीत हैं और एक कांग्रेस में नेतृत्व शून्यता की स्थिति है और इससे कांग्रेस का कोई लाभ होने वाला नहीं है। मदन मोहन जी, अभी मैं देख रहा था अनेक पत्रकारों, राजनीति के विद्यार्थियों, राजनीति के शोधकर्ताओं से बातचीत की गई और ये कहा गया कि खड़गे और शशि थरूर सामने सामने हैं। कौन बेहतर हो सकता है कांग्रेस के लिए? सवाल ये नहीं है कांग्रेस के लिए कौन बेहतर हो सकता है, कौन कांग्रेस में बदलाव ला सकता है, सब कुछ। तो एक खुल करके ये विचार आया कि अगर विकल्प के रूप में है तो शशि थरूर है, और वहीं पर यह कह दिया गया कि हेगड़े के आने से कोई बदलाव नहीं आएगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, 2-3 बातें अभी आई है। एक तो अभी आया परिवारवाद, उस पर जवाब दे दूं मैं। राजनाथ सिंह का लड़का एमएलए, वसुंधरा राजे का लड़का सांसद, कल्याण सिंह का लड़का एमपी, फिर एमएलए फिर एमपी। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके लड़के से लेके पोते तक विधायक और सांसद हैं। कौन सी काबिलियत थी उनके लड़के में, जैसे वाले लड़के के। तो ये हम इसका दूसरी बात कि हमारे यहाँ बड़ा अभाव, इनके यहाँ बड़ी मजबूती है। अभी कांग्रेस से गए राकेश सचान जी, तो 1 हफ्ते पहले गए, एमएलए हो गए और मंत्री भी हो गए। तमाम आपके कानपुर के विधायक तो जिंदगी भर रहे, तो जिला अध्यक्ष मैथानी से लेके सब कहीं पता नहीं उनका। वहाँ पे हमारे जितिन प्रसाद हमारे यहाँ से गए, एमएलए भी नहीं रहे, राज्यसभा एमएलसी बना के कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। अभी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और आपके यहाँ जाते सेंट्रल मिनिस्टर राज्यसभा बना दिया गया।
तो अभाव तो आपके यहाँ ज्यादा है, आप ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ज्यादा घबराए हुए हैं कि हमारे यहाँ के जो लोगों को लेकर आपको लगता है उन्हीं महिमा मंडन करना है। दूसरी बात जो कहा ना शशि थरूर और खड़गे जी, खड़गे जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, नेता वो तो मालूम है कि अनुभव है, अनुभव है। राष्ट्रीय महासचिव रहे, लेकिन कोई नेता बदलाव नहीं लोकसभा कर रहे, पाएंगे। लोकसभा कैसे मालूम होगा कि बदलाव नहीं होगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, आपने जो कहा तमाम लोगों ने कहा। हाँ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस डेलीगेट तय करता है जी, कांग्रेस के लोग तय करते हैं कि कांग्रेस कौन ज्यादा बेहतर चला सकता है, कौन बेहतर कर सकता है। शशि थरूर कोई नेहरू जी के लाए हुए नहीं थे, न शशि थरूर इंदिरा जी के लाए हुए थे। शशि थरूर राहुल गांधी की ही देन है, राहुल गांधी के द्वारा ही लाए गए थे। सबसे नजदीक शशि थरूर थे, हेगड़े उनसे ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है। जो वर्कर है, जो कांग्रेसी, वो समझता है कि गांधी और नेहरू के रास्ते पर, अंबेडकर के रास्ते पर अगर कोई पार्टी को लेके चल सकता है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। शशि थरूर में योग्यता और क्षमता की कोई कमी नहीं हो सकती, योग्य हैं। हमारे यहाँ फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट देखेंगे, हमारे यहाँ भी वो अभी क्या नाम उसका ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के ऑल इंडिया वो प्रेजेंटली अध्यक्ष हैं, वो AICC में उनका दफ्तर है। जो काम है उनका स्टैंडर्ड का, उनका वो कर रहे हैं, लेकिन सब काम सब कोई नहीं कर सकता। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या आप बदलाव देख रहे हैं, क्या होगा आप कांग्रेस में? क्या होगा? हाँ, मतलब कांग्रेस में लोग कह रहे हैं कि जस की तस बनी रहेगी। आप हमको जरा समझाइए कि हेगड़े जाने से क्या बदलाव होगा? कांग्रेस में ये होगा कि अभी चंद महीनों बाद, महीने 2 महीने बाद आने वाले हिमाचल और आप गुजरात के चुनाव दोनों भारतीय जनता पार्टी हारेगी। इसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से यहाँ नरेंद्र मोदी बनास से खुद चुनाव हार जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो गठबंधन जिससे वो गठबंधन से वो जीते थे वही सब नाराज हैं उनसे। आज नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं, अखिलेश उनके खिलाफ ही हैं, अनुप्रिया पटेल उनसे नाराज हैं, आने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। कौन है ये? गठबंधन बनेगा तो कहाँ रहेंगे? तो छोड़ के चले जाएंगे तो हार जाएंगे, मोदी खुद हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें आप मान रहे हैं कि हेगड़े जो है, ये जो हिमाचल और गुजरात का चुनाव आ रहा है, उस चुनौती को पूरी तरीके से सामना करेंगे, बहरहाल वहां विजय भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा इनके पास कौन सा मैजिक होगा? ऐसा कांग्रेस के पास है। हाँ। देखिए, हमारा कांग्रेस का एक वसूल सिद्धांत, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो। जो देश में आप नफरत की राजनीति, आप भी हिमाचल की लिस्ट जारी हुई देख लीजिए, कौन से कास्ट के कितने लोग हैं। आप देश को बांटना चाहते हो, देश में नफरत का वातावरण, पार्लियामेंट में एक भी आप दूसरे वर्ग का नहीं दोगे। आप जो देश में खाई खींचना चाहते हो, खाई खींच में देश में दंगा कराना चाहते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे सत्ता बने रहना चाहते हो, ये देश अब नहीं पसंद करने वाला। काट की हाड़ी 1-2 बार चढ़ गई। वो देख रहा है कि नौजवान को रोजगार मिल रहा है 4 साल के लिए। जो रोजगार मिलता था कि जिन 58 साल 60 साल बाद रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती थी, वो बच्चों को पढ़ाते, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसको आज महंगाई की हालत ये है कि 400 रुपए सिलेंडर में स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी, अब खुद सिलेंडर हो गई, अब उनको सिलेंडर याद नहीं आता है। 1 मिनट शैलेश, आप क्या कहना? देखिए वर्मा जी, एक मेरा प्रश्न है। देखिए, हिमाचल गुजरात माने इन्होंने कह दिया कि हमारे नए अध्यक्ष आ गए हैं, बस अब चुनौती है और पूरी हो जाएगी। देखिए, मेरा पहले एक प्रश्न है कि क्या आज जो खड़गे साहब का निर्वाचन हुआ है, कांग्रेस के हमारे साथी उसको गांधी परिवार से बेहतर मान रहे हैं कि वो नेतृत्व गांधी परिवार से बेहतर है, जो बेहतर रिजल्ट दे देगा? अभी 2 दिन पहले जो सर्वे आते हैं वो सब आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, गुजरात में क्या स्थिति, कांग्रेस तीसरे नंबर का दल बनने जा रहा है। अभी 24 तो बहुत दूर है, वहां तक क्या स्थिति होगी वो तो सामने आ जाएगी। और जो हमारे जो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में एकदम से स्थान दे दिया जाता है। ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी, ऐसा कांग्रेस का कौन सा उसमें नियमावली है कि गांधी परिवार का व्यक्ति आएगा तो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव ही बनेगा, प्रधानमंत्री ही बनेगा?
ऐसी कौन सी कांग्रेस की संविधान में व्याख्या लिखी, जरा हमें बताई जाए कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी होकर के ही काम करेंगी, नीचे का कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकता? ये जो दूरियां पैदा की गई, इससे कांग्रेस कमजोर हुई है और कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति से कमजोर हुई है। अगर कांग्रेस गांधी की कांग्रेस बनी रहती तो आज इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होती। हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, जो लोग कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। आप उन लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, आपके नेताओं के बयान उन लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं जो इन हत्याओं में शामिल हैं या जो इसकी कुचक्र रच रहे हैं। तो देश की जनता इसको सबको समझ रही है और आने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव को 2 दिन पहले देश भर के टेलीविजन में देश भर के विशेषज्ञों ने बता दिया कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। गुजरात में आप हेगड़े नहीं थे, पहले हेगड़े नहीं, सुनिए तो मदन मोहन जी खड़गे साहब आ गए हैं। मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता। मैंने इसीलिए सवाल खड़ा किया है। क्या खड़गे जी का निर्वाचन मैंने अपने 2 साथी से आज पूछा है, जवाब नहीं दे पाए। क्या गांधी परिवार के नेतृत्व से बेहतर वो समझते हैं? हमारे वरिष्ठ नेता रहे मदन मोहन जी, मैं इनसे भी यही सवाल पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है कि जो खड़गे जी का चयन है, जो चुनाव निर्वाचन है, वो गांधी परिवार से बेहतर नेतृत्व देने जा रहा है? हमारे सवाल का जवाब, अगर यहाँ पर नेतृत्व होता तो और कोई बढ़िया चुन करके व्यक्ति आ जाता। आपकी बात है मदन मोहन जी, बहुत सीधा सवाल इन्होंने कहा कि आपने कहा कि खड़गे आगे देखिए हिमाचल, गुजरात और आपने तो बनारस से भी मोदी जी को हरवा दिया। ये खड़गे का आपका इम्पैक्ट बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं शैलेंद्र जी, क्या हेगड़े जो हैं गांधी परिवार के नेतृत्व से ऊपर है? क्या उनमें चुमकत्व ज्यादा है गांधी परिवार की तुलना में? बेहतर नेतृत्व करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। बेहतर नेतृत्व, वही मतलब है जी। देखिए, हाँ, बहुत स्पष्ट है, अभी चुनाव के पहले हिंदुस्तान के हर प्रांतों से कांग्रेस डेलीगेट ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि हम राहुल गांधी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं। जाहिर है कि हिंदुस्तान भर के कांग्रेस के लोगों को पहली पसंद थी राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना हमारे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा। चुनाव की प्रक्रिया की डेट शुरू हो गई, उसके बाद भी गए, गहलोत जी कहने के लिए गए, दिग्विजय सिंह कहने गए, खड़गे साहब भी कहने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो नहीं, जो भी लड़ेगा सब हमारे लिए बराबर। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और नामांकन के अंतिम दिन शशि थरूर ने भी नामांकन किया और अंतिम दिन जब लास्ट टाइम खत्म हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नामांकन किया। अब दोनों की तुलना में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता डेलीगेट जिसको अच्छा समझता है, वो देखा, जो इस वक्त जानता है कि एक तरफ आपकी लड़ाई है गोडसे के समर्थकों से, एक है गांधीवादी, तो गांधीवादी नेहरूवादी है और एक गोडसेवादी हैं जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। अब वीर सावरकर की सिद्धांत चलेगा, गोडसे का सिद्धांत चलेगा या गांधी और नेहरू का सिद्धांत चलेगा? जरा जवाब दे दीजिए, क्या हेगड़े का नेतृत्व गांधी परिवार का जो नेतृत्व था उससे बेहतर है? केवल ये बता दीजिए। खड़गे जी का बेहतर विकल्प है क्या? मैंने आपको जवाब दिया कि गांधी परिवार के लिए, राहुल गांधी के लिए पूरे हिंदुस्तान के डेलीगेट से प्रस्ताव पास करके दिया था सर्वसम्मत से। वो नहीं लड़े। अब आप सुनिए, अब कांग्रेस कोई अलग अलग नहीं है कि गांधी अलग हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे अलग हैं। हम सब एक होकर के उस विचारधारा से लड़ रहे हैं जो देश की ताकत को कमजोर कर रही है, जो देश की एकता को कमजोर कर रही है, जो देश के विकास को कमजोर कर रही है, जो देश की जो हमारी महंगाई और जिस तरह से अवस्था फैल रही है उसके खिलाफ कौन लड़ सकता है? हम सब इस पे एक होकर के, अभी देखिएगा शशि थरूर हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के का खुलासा करेगी, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी। और आने वाले समय में जिनको हम निकाल देते हैं, वो सुखराम जो नोट पकड़ा, उनके यहाँ नोट पकड़ा गया था, जेल हमारे स्वयं गए, तो वो इनके यहाँ गए पवित्र हो गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए पवित्र हो गए। इनका तो जो उद्देश्य मेरी समझ नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी है या कोई डस्टबिन है या कोई कौन सा इनका वो है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा उसूल, मेरी समझ नहीं आता है। यही भारतीय जनता पार्टी आजादी की लड़ाई में
राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर रही थी, क्या भगवा होना चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा यात्रा निकाल रही, यही अमृत महोत्सव निकालते हैं और महात्मा गांधी के साथ गोडसे का मंदिर बनवाते हैं। इनकी कोई विचारधारा को स्पष्ट होनी चाहिए, किस देश में सब देश। एक बात तो है वर्मा जी, एक सवाल ये वहीं पर खड़ा रह गया। हमने राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस को काम करते देखा है और कांग्रेस का पतन होते देखा है। अब ये नए अध्यक्ष आ गए हैं, क्या मेरे साथी उनको अपने राहुल गांधी से अगर बेहतर विकल्प नहीं मान रहे, अभी जैसा कि इनकी बातों से तय हो रहा है कि पहली पसंद राहुल गांधी थे, अब वो नहीं आए तो मजबूरी में इनको लाया गया है, तो जब वो बेहतर विकल्प नहीं तो कांग्रेस बेहतर विकल्प कहां से देने जा रही है? और मंदिर बनाना आपको क्यों खराब लगता है? अगर बनारस में कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और महाकाल के मंदिर को हम बनाना चाहते हैं, उसकी आस्थाओं को सम्मान देना चाहते हैं, एक ही जवाब ले लीजिए मदन मोहन जी। ये फिर वही बात कह रहे हैं कि बेहतर विकल्प आप कैसे मानते हैं? ठीक है, राहुल गांधी नहीं आए हैं और आपने नंबर 2 पे रखा है कि भाई खड़गे को कर दिया गया। थोड़ा चुनाव नंबर 1 जो लड़े उसमें से जो इनको डेलीगेट मान लिया, तो पहली पसंद तो राहुल गांधी थे। पहली दूसरी पसंद देखिए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव पास किया, राहुल गांधी ने मना कर दिया। मना करने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद डेलीगेट ने तो 1000 वोट इनको दिया, 1000 से कुछ ज्यादा वोट 72 वोट और बाकी उनको दिया। तो जो सर्वसम्मत जो चुनाव बहुमत का हुआ, तो वो ये कांग्रेस जो संदेश कांग्रेस ने दिया, आप बजाय उसकी अच्छाइयों को देखने के अपने यहाँ तो तुम डेमोक्रेसी ला नहीं सकते, कहीं एक रास्ता कहीं चुनाव नहीं कर सकते। एक सवाल, राहुल गांधी के नेतृत्व 42 चुनाव हारे गए थे, आप समझ लीजिए, तो क्या खड़गे का नेतृत्व जो होगा वो आपको चुनाव जिताने में सहायक हो जाएगा? क्या ये बेहतर नेतृत्व है क्या? ये आजादी की लड़ाई में हम लोग बहुत बार मार खाए, बहुत बार जेल गए, तमाम बार हारते रहे हैं। हाँ। उसके बाद हमने अंग्रेजों को भगाया। चलिए, ये तो अंग्रेजों के मुखबिर, इनको भगाने में कितना 5-7 साल हुए, इतनी गर्मी काहे पड़ता? अभी 10 साल भी तो नहीं हुए, इतनी गर्मी किस बात की भाई? अभी हिमाचल 5 बाई इलेक्शन हुए, 5 के 5 हारे कि नहीं हारे? 5 के 5 बाई इलेक्शन हारे कि नहीं हारे हिमाचल में? और कौन आधार बीत रहे हैं, सर्वे इनका तब भी बताता रहा। चलिए, यूपी में हेगड़े क्या ट्रम्प कार्ड नहीं साबित होंगे प्रियंका के? आपको स्मरण होगा जब चुनाव था तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि हम चाहते थे मायावती नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने किया नहीं और बीजेपी से डरी हुई है। इसके जवाब में मायावती ने कहा था कि राहुल गांधी को सोच समझ के बोलना चाहिए। इसका काउंटर करने के लिए हेगड़े को लाया गया था और हेगड़े ने ये बात कही थी, आपको शायद पूरा स्मरण होगा। खड़गे को लाया गया था। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, क्या अब कांग्रेस के लिए, चूंकि वो दलित नेता है, मायावती का दलित वोट बैंक है, तो क्या अब जो खड़गे हैं वो पूरी तरीके से एक ट्रम्प कार्ड के रूप में बनेंगे? और जिस तरीके की अभी आप जरूर कह रहे थे कि बीएसपी के लोगों को लाया गया, जैसे खावरी को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया, फिर विभिन्न लोगों को नसीमुद्दीन, नकुल दुबे, अनिल, इनको सबको बना दिया, चौधरी को प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, क्या इससे आपको नहीं लग रहा कि अब तो खड़गे से एक नया संबल मिल जाएगा? देखिए वर्मा जी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, ट्रम्प कार्ड का चयन बदल गया है। जनता उसको ट्रम्प कार्ड मानती, किसी जाति विशेष को ट्रम्प कार्ड नहीं मानती है। इसीलिए मायावती धराशायी हो गई और अखिलेश यादव धराशायी हो गए। जनता उससे ट्रम्प कार्ड मान रही जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, जो देश को दुनिया में आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। जनता उसको ट्रम्प कार्ड मान रही जो आतंकवाद से लड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। जनता उसको मान रही है देश की सीमाओं को सुरक्षा करने की ताकत रखता है और जिसकी आवाज दुनिया में सुनी जा रही है। उन लोगों को नहीं हो रही जिनके सरकार में भ्रष्टाचार होता रहा, आकंठ भ्रष्टाचार हुआ और सब जेल गए, मिनिस्टर जेल गए। जनता उनको नहीं मान रही जो तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं, वोट के लिए आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आंसू बहाती हैं दिल्ली में, जनता उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस राष्ट्र धारा के साथ और राष्ट्र की ताकतों के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। एक मिनट मदन मोहन जी, हेगड़े कितना इम्पैक्ट डालेंगे हमारे यूपी पर? मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश में आज 2024 के चुनाव में मोदी खुद चुनाव नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखिए, जैसे बिहार में अब की बार एक भी सीट नहीं बिहार में आने जा रही है। का क्या योगदान होगा? कांग्रेस का योगदान, कांग्रेस हमारे अध्यक्ष है, उनका पूरा योगदान, कांग्रेस के अध्यक्ष है हमारे। अच्छा। और आपने अभी कहा ना
कि खड़गे जी दलित हमारे यहाँ दलित नेता नहीं होता, हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता होता है। ये बीजेपी में होता है कि आदिवासी मैंने बना दिया, दलित बना दिया। हमने तो राष्ट्रपति पहले बना, कभी नहीं बताया कि हमने दलित बनाया। हमने बनाया, क्या नारायण बनाया, कई बार बने, चीफ जस्टिस बने, वो बने, गवर्नर बने, हमारे महावीर प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल मिनिस्टर थे, जजीवन, लेकिन हम कभी दलित नहीं कहते दलित बना दिया, दलित बना दिया। हमारे यहाँ हेगड़े खड़गे जी 9 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, लोकसभा के नेता रहे, राज्यसभा के नेता रहे, विपक्ष नेता रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, रेलवे मिनिस्टर, बड़े बड़े मंत्रालय रहे। हमने कभी दलित नेता नहीं बताया कि दलित नेता मैंने बना दिया। हमारे यहाँ सम्मान्य और काबिल गांधीवादी नेता हैं, गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं, अंबेडकर के संविधान को मानने वाले नेता हैं। इनके यहाँ ना अंबेडकर के संविधान माना जाता है, ना गांधी नेहरू को माना जाता है, गांधी माला पहनाया जाता है और गोडसे के मंदिर को उद्घाटन किया जाता है। जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं पार्लियामेंट में, उनको लोकसभा का टिकट दिया जाता है। ये जो देश में हो रहा है, ये बेनकाब करने की जरूरत है। और आज पूरा विपक्ष इन भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को जनता के सामने बेनकाब करने जा रहा है। अभी हिमाचल में 5 बाई इलेक्शन हारे हैं, 5 के 5 बाई इलेक्शन हारे हैं, और अभी देखिएगा गुजरात और हिमाचल में क्या हालत होने वाली है। अब शैलेंद्र जी, आखिरी सवाल, कहते हैं कि हेगड़े के सामने, खड़गे के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों में भी है कि अपने को रिमोट कंट्रोल की सीनियर मोस्ट है, सबको वो सबसे सीनियर मोस्ट है, सबको साथ लेके चलने चलता है, उनका लंबा अनुभव है। शैलेंद्र जी से कल तो जो चैलेंजेस है उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले उनको अपने रिमोट कंट्रोल की छवि से बाहर निकलना होगा, बिखरी कांग्रेस को एकजुट करना होगा, राज्यों में पार्टी की स्थिति को सुधारना होगा, हिमाचल और गुजरात के चुनाव होगा, राजस्थान एक बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। ये विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। आप हेगड़े के सामने सबसे बड़ी खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी चुनौती ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो महात्मा गांधी की पार्टी कभी कही जाती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्टी कही जाती थी, जिसपे देश को कुछ आशाएं थी, वो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में, हिंदुस्तान में, प्रदेशों में अपना विश्वास खो चुकी है, जनादेश खो चुकी है। तो सबसे बड़ा खड़गे साहब के सामने यही प्रॉब्लम है कि उस विश्वास को कैसे अर्जित करें। कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, नेतृत्व नहीं है और युवा समर्थन नहीं है। जब ये विकल्प नहीं है तो फिर से देश की जनता का ये विश्वास जल्दी हासिल कर नहीं सकते। ये इस आरोप से तो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परिवारवाद से दूर हो गए हैं, लेकिन उसकी छत्र छाया से अभी दूर नहीं हुए। 10 जनपद का हाथ ही हेगड़े जी का हाथ रहेगा और कुछ बदलने वाला कांग्रेस में नहीं है। बिखराव की ओर फिर कांग्रेस बढ़ेगी। बस मदन मोहन जी, आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? और एक बात और आ रही थी सामने कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अब खड़गे हो गए हैं, 80 साल के हैं, तो ये सीनियर्स को तो साथ देंगे, लेकिन युवाओं को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलेगा जो राहुल गांधी चाहते थे। आपके हिसाब से आप जो है खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं और उसका वो सामना कैसे करेंगे? देखिए, 70% डेलीगेट हमारे यहाँ यूथ हैं जी, जो 9000 में है ना। ठीक, उन सब में 70 में 1072 छोड़ के सब ने खड़गे जी का समर्थन किया है। जाहिर है कि सब लोग नौजवानों को और सबको साथ लेके चलने की उनकी क्षमता है, सब में उनका विश्वास है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी चुनौती है इस देश में, इस देश की एकता को जो कमजोर किया जा रहा है उसको मजबूत करने की जरूरत है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। इस देश के आज 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त हैं, भर्ती नहीं हो रही है। आज नौजवानों को रोजगार देने की जरूरत है। आज जो महंगाई पर अंकुश, आज हमारी चुनौती ये है, हम उससे लड़ रहे हैं, और जब हम उससे लड़ेंगे तो यही सब जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ये कहाँ खड़े होंगे? तो क्या आप बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस समय, और उससे आपको लड़ाई लड़नी है, और ये खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, बीजेपी अपने आप में कुछ है ही नहीं है। बीजेपी आरएसएस का एक रिमोट है उसका। वो देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सत्ता पर पहुंचना चाहती है और सत्ता पर पहुंचे। आज वो जो सपना देखते हैं कि हम राम मंदिर हम बनवा रहे हैं, अरे तुम कहां बनवा रहे भाई? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश न दिया तो कहां बनवा लेते? समझ कह रहे तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश मानेंगे। आप चंदा जरूर उसके नाम पे खा रहे हो। कौन उनके यहाँ है, कौन है वो जो 1 करोड़ की जमीन पता लगा 20 करोड़ में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो अपना चंदा खा रहे हैं। अगर जनता का पेट भर रहा हो उससे तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर देश में आज जो जरूरतें हैं बड़ी बड़ी, आज उसको नहीं पूरे करोगे,
आज गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक बात। 400 सिलेंडर 1200 हो जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार हुआ जा रहा है। लड़कों का जब नौकरी के लिए फार्म भरते हैं तो ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलती है। एक इम्तिहान देते हैं, रद्द हो जाता है, दोबारा इम्तिहान देते हैं, रद्द हो जाता है, इम्तिहान का रिजल्ट निकलता है, फिर से उसको गलती पाई जाती है कि इम्तिहान में इसमें गलतियां। इस देश में हो क्या रहा है? नौजवानों के भविष्य साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस देश की जनता समझ रही है। और मजबूरी में उसको क्या करोगे? नई नौकरी भर्ती करोगे तो आप ठेके में भर्ती हो रहा, लाइन लगाए ठेके में, क्यों? खाना तो उसको है ही है। चलिए मदन मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से खड़गे के से जो उम्मीदें हैं, हमारे मित्र हैं, और शैलेंद्र जी ने भी जिस तरीके से कहा, अपने अपने विचार हैं, लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये बात तो सही है कि खड़गे के सामने चुनौतियां बहुत हैं, और विभिन्न चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी का ताकतवर होना भी एक बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप से जो रिमोट कंट्रोल की छवि है, उससे भी उनको बाहर आना पड़ेगा। बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करना होगा। आने वाले चुनाव के लिए उनको आधार एक मजबूत बनाना होगा। अब देखना ये होगा कि वास्तव में जैसा कहा जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं आएगा, या फिर आएगा तो किस दिशा में जाएगा, और कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिलेगी, कितना जीवंत मिलेगा, कितनी जीवंतता मिलेगी, ये भी देखना है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News